अगले दिन लोका पर कयामत टूट पड़ी थी। वो गुस्से से बिखरा हुआ शेर लग रहा था, ऐसे जैसे कोई उसके पास आया तो वो चीर फाड़ देगा। नहीं, नहीं, एएसपी कयान काज़मी, तुमने अच्छा नहीं किया। लोका की धाड़ किंग महल में गूंजी थी और फिर सामने नजर लोका को हमजा की लाश पर पड़ी थी। मेरा बेटा, मेरा बेटा। लोका वहां ही अपने बाल झकड़ते हुए घुटनों के बल बैठा था। तुमने अच्छा नहीं किया कयान काज़मी, अच्छा नहीं किया। दोबारा से शेर की कछार में हाथ डालकर। लोका की एक आंख सुर्ख हो रही थी। तेरी बीवी ने किंग के बेटे को मारा था, उसे भी दर्दनाक मौत दी थी, और तूने मेरे हुए बेटे पे हाथ डाला है, तो तुझे ऐसी मौत दूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। ये दुनिया लोका का रूप भूल गई है कि पहले लोका की दहशत उन्हें याद दिलाना होगा। सारी दुनिया को याद दिलाना होगा कि लोका जिंदा है, लोका की दहशत अभी जिंदा है। नूर, माला, अमान तीनों सर जोड़कर बैठे थे। अमान अपना काम कर चुका था। लैला के बाहर आने का वेट कर रहे थे। इस दफा अगर सावयार भाई को पता चला तो कसम से हमारी वाट लग जानी है। नूर ने डरते हुए कहा। कुछ नहीं होता नूर, बस ये आखिरी दफा। इसके बाद भी अगर काम ना आया तो मैं अपना तरीका अपनाऊंगी। माला नूर को देखते हुए बोली। सावयार तो कयान के पीछे पीछे था। उससे ये खबर मिल चुकी थी कि कयान ने लोका के बेटे को मार दिया है, और अब वो अंदर बैठा ये सारी खबर हैन को दे रहा था, जिसे सुनती हैन गुस्से से आग बगोला हो रही थी। ये अच्छा नहीं किया अन ने, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। तुम कहाँ थे उस वक्त? एन ने गुस्से से कहा। जब तक मेरे बंदे ने खबर दी थी बहुत देर हो चुकी थी। उसी तब जैसे ही लैला कमरे से बाहर आई, उससे पहले कुत्ते की आवाज़ आई थी, लेकिन इग्नोर करके वो सबको लॉन्च में बैठा देख इग्नोर करते किचन में चली गई। अमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो उठकर बाहर गया, पर बाहर खड़े गार्ड्स के हाथ से कुत्ते की रस्सी खुद पकड़ ली। अमान कुत्ते को अंदर ले आया, किचन के पास छोड़ दिया जहाँ लैला खड़ी थी, और अब तीनों आराम सुकून से सोफे पे बैठे पॉपकॉर्न खा रहे थे। लैला को कुत्ते की आवाज़ सबने बिल्कुल करीब आती सुनाई दी। उससे पीछे मुड़कर देखा और फिर बस क्या था। पूरे ब्लैक महल में लैला की चीखों की आवाज़ें थीं। लैला आगे आगे, कुत्ता उसके पीछे पीछे, और बीच में अमान माला की हंसी की आवाज़ें थीं। और ऊपर बैठे साव्यार को लैला की चीखों की आवाज़ आई तो वो जल्दी से बाहर आया, और नीचे देखा तो पूरे लॉन्च में लैला भाग रही थी और कुत्ता उसके पीछे पीछे। जबकि अमान साव्यार को देखते अपनी हंसी बंद करता माला को इशारा करते उठकर कुत्ते के पीछे भाग रहा था, कि जैसे वो भी अब लैला को बचा रहे हैं कुत्ते से, और साव्यार को लगे कि वो लैला को बचा रहे हैं। बचाओ बचाओ कुत्ता! इससे पहले कि कुत्ता लैला को पकड़ता, आगे से आहत ने लैला को अपने हसार में लिया। लैला का सांस पूरी तरह फूल चुका था। वो गहरे गहरे सांस लेती आहत के गिर्द बाहें डाल गई। उसे कुत्तू से बेहद डर लगता था, जबकि माला तो लैला को ऐसे आहत के साथ चिपके देख शॉक्ड हुई थी, और फिर नूर की तरफ देखा था, जैसे कहा हो तुमने सच कहा था, कोई ना कोई टांका फिट है। साव्यार भी गुस्से से तन फन करता नीचे आया था। ये कुत्ता अंदर कौन लेके आया है? साव्यार की गर्ज पूरे हॉल में गूंजी थी, जबकि अब वो कुत्ता आराम से अमान के हाथों में भौं भौं कर रहा था। वो वो माला भाभी ने मंगवाया था, उन्हें इसके साथ खेलना था। लैला भी साव्यार को आता देख आहत से अलग हुई थी। साव्यार ने गुस्से से माला की तरफ देखा। मैंने मंगवाया था। माला तो सदमे के मारे गिरने वाली थी। उससे अभी अपनी पिछली सजा नहीं भूली थी। अमान ने इशारा किया तो माला बेहद सीधी हुई थी। हाँ, मैंने मंगवाया था, लेकिन वो गलती से मेरे हाथ से उसकी रस्सी छूट गई और लैला के पीछे लग गया। और लैला भी तो कितनी बुद्धू है ना, भाग रही थी। कुत्ते तो अब भागते इंसान के पीछे। माला तो सारे जहाँ की मासूमियत इकट्ठा करते हुए बोली, जबकि लैला अभी भी हल्का हल्का कांप रही थी। और देखो साव्यार, ये लैला कैसे आहत के साथ चिपकी थी, और इस धोखेबाज से शादी करने वाले हो। आहत को गुस्सा तो बहुत आया कि वो लोग उसकी लैला के बारे में ऐसा कह रहे हैं। इससे पहले कि आहत कुछ बोलता, साव्यार बोल उठा। सब लोग लैला से माफी मांगो, इसी में तुम लोगों की भलाई है। साव्यार का गुस्सा देखते हुए अमान ने झट से लैला से माफी मांगी। सॉरी लैला। अमान ने भी कहा और नूर ने भी। और 2 दिन बाद लैला की शादी है, सब अपनी अपनी तैयारी कर लेना। साव्यार अपना हतमी फैसला सुना दे वहां से जा चुका था, जबकि माला तो सदमे के मारे वहां ही बैठी हुई थी। किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया था कि लैला की शादी है, लेकिन किससे? अमान और नूर तो मुंह खोले साव्यार को ज्यादा देख रहे थे, और आहत लैला को कमरे में छोड़े अपने कमरे में चला गया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अपने तरीके से ही साव्यार को मनाना पड़ेगा। माला ये कहते नूर और अमान को देखने लगी। अमान,
जैसे पहले कमरा सजाया था ना, वैसे ही सब करना है। तुम समझ गए हो ना? हाँ, मैं समझ गया हूँ। अब आपने मेरी एक दफ़ा मदद की है, तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना? अमान एक शोखी बड़ी नज़र नूर पे डालकर बोला, तो नूर के गाल सुर्ख हुए थे। इससे पहले कि अमान कुछ और कहता, उसे सफ़ीर की कॉल आई थी। आज सफ़ीर की कॉल? अमान ने सफ़ीर की कॉल उठाई। हेलो, अमान, कहाँ हो तुम? मैं तो घर हूँ। क्यों, सब ठीक है ना? सफ़ीर, मेरी गुड़िया ठीक है ना? क्या तुम घर आ सकते हो? लारिब की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ गुड़िया को? तुम आओ, फिर बात करते हैं। ओके, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? नूर ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं नूर, मैं लारिब के पास जा रहा हूँ, फिर आकर बताता हूँ। मैं भी चलूं? माला बेबी, हम भी लारेब के पास से होकर आते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। ओके? नूर, जल्दी आना जानू। ओके बेबी। जबकि ये देखते अमान अपनी आंखें घुमा कर रह गया। ये दोनों पास से ही आने वाली थी। अमान लारेब के पास पहुंचा तो लारेब जल्दी से अमान के गले आकर लगी। बड़ी, आप आ गए? लारेब बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ? सफ़ीर? अमान ने उलझन भरी नजरों से सफ़ीर को देखकर पूछा, क्योंकि लारेब यहाँ बहुत खुश थी और अब उससे क्या हुआ था, क्यों वो इतना डरी हुई थी। बड़ी, वो गंदा अंकल आ गया है। वो मेरे सामने आया तो मैंने उसे देखा है। वो गंदा अंकल फिर आ गया है। वो हमें कल देखा था, मार दिया। मामा को वो मार दे। वो हमें ले जाएगा बड़ी। मुझे बचा लो। मुझे नहीं जाना उसके पास। चुप, चुप फेरी, कुछ नहीं होगा। वो बैड अंकल नहीं है। अमान ने लारे को समझाते हुए बोला। नहीं बड़ी, मैंने उसे देखा है। इरम भी परेशानी से आज लारेब की हालत देख रही थी। लारेब? सफ़ीर ने लारे को पुकारा तो लारे ने सफ़ीर की तरफ देखा। सब कुछ ठीक है छोटी दुनिया। मैंने कहा था, जाओ हिबा के साथ खेलो। नहीं एंजल, वो आ गया तो। नहीं आएगा, तुम जाओ। ऊपर शाबाश। एंजल की बात मानो। ओके एंजल। वो डरते डरते एक नज़र अपने बड़ी को देखते हुए हिबा के साथ ऊपर चली गई। उससे हिबा से सॉरी भी की थी और हिबा ने भी उसे सॉरी की कि दोनों में दोबारा से दोस्ती हो गई थी। अमान, मुझे लारेब का माजी जानना है, ताकि मैं उसको सही से ट्रीट कर सकूं। प्लीज़ आज मुझसे कुछ मत छुपाना। फिर अमान ने नूर की तरफ देखा और फिर बताना शुरू हुआ। साथ में बैठी इरम और सोहा भी हैरान हुई थी, कितना कुछ उसके साथ हो चुका था। अपना माजी बताते अमान के लहजे में कर था, जो वहां पर बैठे सब लोगों ने महसूस किया था। इतना कुछ हो गया मेरे लारेब के साथ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अमान, सफ़ीर गर्व से बोला। अभी बता दिया है ना, तुम मेरी फेरी का सही से ध्यान रखना। सफ़ीर में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अमान, मैं 1 साल से उसका अच्छे से ही ध्यान रख रहा हूं, अगर तुम्हें पता हो तो। मुझे यकीन है तुम पर, इसीलिए अपनी बहन तुम्हें सौंपी थी। अमान ने सफ़ीर का इशारा थपथपाते हुए कहा। वहां बैठी सोहा के दिमाग में एक शातिर प्लान आया था, जो कि सफ़ीर और लारेब की जिंदगी में तबाही लाने वाला था। अगले दिन लोका और किंग कुछ बहुत बड़ा सोचकर मुतमिन होकर बैठे थे, लेकिन अंदर उनकी आग लगी थी। जो काम मैंने कहा था वो हो गया है। लोका ने सुरखोती आंखों से किंग से पूछा। हाँ लोका, हो गया। बस हमें निकलना चाहिए, और धमाका होना चाहिए उन कराची वालों के सर पर। जरा इस मुल्क को भी तो पता चले कि अभी लोका जिंदा है। उसकी दहशत अभी भी बाकी है। इन्होंने बहुत हल्का ले लिया लोका को। लोका तनफ्फुर से कहता उठकर अपनी टीम को इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। फिर वो लोग अपने लोगों को लेकर चले गए थे। 80 से भरी गाड़ियां और फिर कोई 100 के करीब आदमी थे, जिन्हें फोर्स बनाकर वो तबाही मचाने गए थे। अभी कराची का मशहूर कॉलेज एडम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ का कंबाइंड कॉलेज था। उस कॉलेज में सुकून से स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन पे क्या क़यामत टूटने वाली है। उस पुरसुकून माहौल में अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी थी। उन गोलियों के साथ साथ स्टूडेंट्स की चीखें भी सुनाई दी थी। लोका के लोग हर जगह फैल गए थे कि स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया था और जगह माल बनाया गया था, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल थे। हम्म, अब आएगा मजा। लोका हाथ में गन पकड़े कहका लगाते वहां के बच्चों को खौफजदा कर दिया था। ये खबर मिनटों में पुलिस वालों के पास पहुंची थी। पुलिस वाले भी अपनी टीमों के साथ अब उस कॉलेज के बाहर खड़े थे। मीडिया वाले भी वहां आ चुके थे। अंदर जो बच्चे थे, उनके माँ बाप, बहन भाई सब रोते हुए अपने प्यारों को जान बचाने कॉलेज के बाहर हंगामा मचा रहे थे। कई ऑफिसर्स भी अब प्लान तैयार कर रहे थे, कैसे उन दहशतगर्दों से निपटा जाए और बच्चों को बाहर हिफाजत निकाला जाए। मीडिया भी वहां पहुंच चुका था। एन तो भी मीरम को सुलाकर फ्री हुई थी। साव्यार की कॉल आती थी, जल्दी से उठाई
और जो आगे से उसे सुनने को मिला उसका खून चलाने के लिए काफ़ी था। एन ने जल्दी से कॉल बंद की और टीवी ऑन किया, जहाँ न्यूज़ नुमाइंदा चीख रहा था। जी तो बताते चले कि कराची का मशहूर कॉलेज एडम जी साइंस कॉलेज में दहशतगर्दों का हमला हुआ है। अंदर कॉलेज के लड़के और लड़कियों को जगह माल बनाया गया है। जी तो बताते चलें कि सब पुलिस ऑफिसर अपना प्लान तैयार कर रहे हैं कि अंदर मौजूद दहशतगर्दों से बातचीत की जाए कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन अभी तक अंदर वालों से कोई राब्ता नहीं हो सका। वो राब्ता करना चाहते हैं या नहीं, ये अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका। वो नुमाइंदा चीख चीख कर खबर सुना रहा था। नहीं आन नहीं, अगर लोका ने इस दफ़ा मेरी आन को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। एन चीखी थी। मीर भी एन के पास आया था। एन ये सब क्या है? इतने में दोबारा से उसकी नज़र टीवी पर गई थी, जहां अब दिखाया जा रहा था कि पुलिस अफसरान स्पीकर से अंदर मौजूद दहशतगर्दों से बात कर रहे थे। सड़क के बीचों बीच खाली जगह थी। पुलिस वालों ने चारों तरफ रस्सियां लगा दी थी, कोई अंदर ना जाए। अंदर जो कोई भी मौजूद है हमें बताया जाए कि वो क्या चाहते हैं। उसे अपनी डिमांड्स बताएं ताकि आपकी डिमांड्स पर गौर किया जाए और हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए। पुलिस ऑफिसर हिम्मत करते हुए बोले, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अंदर कौन है। अंदर खड़ा लोका मस्जिद कहका लगाकर हंसा था। उससे अपने आदमी को इशारा किया। उसके आदमी ने वहां के जो जो बच्चे नजर आए थे उनको जगह माल बना लिया था। कुछ बच्चे क्लासेस में अपनी जान बचाते छुप गए थे। कोई 100 बच्चों को लोका के इशारों पर बंदूकों की नोक पर कॉलेज के बाहर लाकर सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बिठा दिया गया था। बच्चों के वालिदैन रोते हुए अपने बच्चों के पास जाना चाहते थे। वो तड़प रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से ये सब कंट्रोल किया था। उन्होंने यकीन दिलाया था कि उनके बच्चों को बचा लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। और अंदर से लाए गए बच्चों के पीछे आते हुए किंग और लोका को देखकर एक तरफ एन के जख्म ताज़ा हुए थे और दूसरी तरफ सावियार और अमान, जो ये सब देख रहे थे, उन्हें धचका लगा था। अमान तो किंग को देखकर सालों पीछे चला गया था। शहबाज, अमान के मुंह से निकला। तुम जानते हो इसे अमान? साविया ने हैरानगी से पूछा। यही वो शैतान है जिससे मेरे बाप को मारा और मेरी माँ के साथ। अमान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं समझ गया, इससे तो हमारे भी बहुत से पुराने हिसाब चुकता होने हैं और इसका मतलब है कि अब सबका हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है। लोका को बाहर आते देख एक दफा तो पुलिस वाले भी घबरा गए थे। मीर, टीम तैयार करो, हमें जाना है, हरी अब। एन मीर को हुक्म देते हुए जल्दी से बोली। मीर भी सर हिलाता जल्दी से बाहर गया। लोका, तो तुम हो इस सब के पीछे। पुलिस ऑफिसर ने स्पीकर में बोला। तुम अब क्या करना चाहते हो? तुम्हें इसीलिए नहीं रिहा किया था। तुम निकलकर दोबारा से बाहर अपनी दहशत मचाओ। ऑफिसर गुस्से से बोला। हम्म, शेर कुछ दिन के लिए सो क्या गया? तुम लोगों ने समझ लिया कि वो जंगल तुम लोगों का है, कुत्तों। लोका भी स्पीकर में धाड़ा था। ये सब तो सुनते पुलिस ऑफिसर का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। ये सब कैमरे में दिखाया जा रहा था। तुम क्या चाहते हो? अब ये तमाशा क्यों लगाया है? हमारे बच्चों को यगमाल क्यों बनाया है? हमें और कुछ नहीं चाहिए ऑफिसर्स। तुम्हारे एक ऑफिसर कयान काजमी, उसको हमारे हवाले कर दो और इन 100 बच्चों की जिंदगियां बचा लो। एन जो उठकर तैयार होने लगी थी, कयान का नाम सुनते मुड़कर गुस्से से टीवी को देखा। कुत्ते, तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। एन ने गुस्से से वहां रखा वास उठाकर टीवी पर मारा कि टीवी चिकनाचूर हो गया था। मेरे आन को मांगेगा तो तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगी। एन ने जल्दी से जावियर को कॉल की। जावियर, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे तुम लोग एरिया में मिलो। 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। एन, तुम परेशान मत हो, हम टीम तैयार कर चुके हैं। जावियर भी लोका की मांग सुन चुका था। तुम्हारी क्या दुश्मनी है कयान काजमी से? ऑफिसर हैरानगी से बोले थे। और कयान कासिम मुतमिन था। वो जानता था जो उससे हमसा को मारा है उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा। वो जानता था उसकी बहन उसे बचा लेगी। और अगर हम तुम्हें कयान काजमी ना दें तो? ऑफिसर से हिम्मत करते हुए पूछा था, क्योंकि वो बच्चों पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। बच्चों के वालिदैन तड़प रहे थे। उधर बच्चे मासूम आंखों में आंसू लिए पुलिस वालों को इल्तिजाई नजरों से देख रहे थे, जैसे कि हमें बचा लो। हम्म, देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ? लोका के इशारे पे एक आदमी ने वहां बैठी लड़की के बालों से पकड़कर लोका के कदमों में फेंका था। वो लड़की आंखों में खौफ लिए लोका के कदमों में पड़ी थी। वो नहीं जानती थी अभी सबके सामने उसकी इज्जत जाएगी या जान। प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो, वो लड़की रोते हुए बोली थी। ये हमें नहीं, उन्हें बोलो जो खड़कर बैठ गए हैं। बोलो वरना यहां ही ठोक दूंगा।
वो लड़की रोती हुई ऑफिसर्स की जाने मुड़ी। प्लीज हेल्प मी सर, वो लड़की गिड़गिड़ाई थी। कयान काजमी, तुमने ऐसा क्या किया है जो वो तुम्हारे पीछे पड़ गए? एक ऑफिसर ने कयान को देखते हुए गुस्से से बोला। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी पूरी की है। लोका के बेटे को मारा था। कयान के सुकून में मजीद इजाफा ही हुआ था। तुम इतने पुरसुकून कैसे हो? वो तुम्हें मांग रहे हैं, दर्दनाक मौत देना चाहते हैं तुम्हें कयान काजमी, और तुम हो के सुकून से यहाँ बैठे हो। पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा। वो परेशान हो गए थे। वो लड़की अब भी लोका के कदमों में पड़ी हुई अपनी जान बख्शी की भीख मांग रही थी। दूसरी तरफ माला और नूर साव्यार लोगों को टीम तैयार करते और उनके साथ जाते देखकर परेशान हुई थी, लेकिन साव्यार उन्हें हौसला दे गया था, जिससे अब कुछ रिलैक्स हुए थे। छोटे मोटे काम का सोचकर वो रिलैक्स थी। माला और नूर अब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थी। माला की रात का रोमांटिक डिनर तैयार किया जा रहा था। एन और मीर साव्यार लोगों की टीम वापस में मिल चुकी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आन तक पहुंचने की? मैं उसकी बोटियां कर दूंगी। एन गुस्से से उड़ आई थी। एन का खूबसूरत चेहरा सुर्ख हो रहा था। रिलैक्स सैन, हम आन को कुछ नहीं होने देंगे। और आन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाली है। ये कहते सब एक साथ ही निकले थे। कयान काजमी को हमारे हवाले कर दो ऑफिसर, नहीं तो यहाँ का एक एक बच्चा मारा जाएगा। लोका की सर्द आवाज वहां गूंजी थी। माला और नूर अब बोर होने लगी थी, तो दोनों ही टीवी ऑन करके बैठ गई, और जो न्यूज़ देखने को मिली दोनों ही परेशान हुए थे। तो सावी लोग यहाँ गए हैं कयान भाई को बचाने के लिए। जी, तो ये न्यूज़ मिली है कि इन दहशतगर्दों ने हमारे बहुत ही काबिल ऑफिसर एएसपी कयान काजमी को उन बच्चों की जिंदगी के बदले मांगा है। हम नहीं जानते कि इसमें क्या पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन क्या पुलिस वाले अपने होनहार ऑफिसर को उनके हवाले करेंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑफिसर्स, कयान काजमी को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि मैं इन सब के सामने उस ऑफिसर को दर्दनाक मौत देना चाहता हूं जिसने मेरे बेटे को मारा है, और अब हम अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े सारे कुत्तों को खिलाना चाहते हैं। मैं जाने को तैयार हूं। कयान की आवाज़ वहाँ खड़े ऑफिसर्स तक पहुंची थी। लेकिन ऑफिसर कयान, आप अपनी जिंदगी ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। देखिए सर, उन्हें मैं चाहिए हूं। अगर मैं ना गया तो उन बच्चों की तरफ देखिए, वो उन्हें मार देंगे, और आप जानते हैं उनका दिल पत्थर का है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस वालों ने उन स्टूडेंट्स को देखा जो खौफ से कांप रहे थे। कुछ लड़कियां भी थीं जो मसलसल रो रही थीं। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है सर। एक ऑफिसर कयान काजमी मरेगा तो कई कयान काजमी पैदा होंगे। इन बच्चों के वालिदैन की तरफ देखें, जिसका शायद ही आखिरी सहारा ये बच्चे हैं। तो क्या आप उनका आखिरी सहारा छीनना चाहते हैं? इसीलिए सर, मुझे जाने की इजाज़त दें। मैं भी देखना चाहता हूँ वो क्या करते हैं मेरे साथ। जल्दी करो ऑफिसर्स, हमारे पास टाइम नहीं है। ये एक ट्रेलर दिखाऊं? रुको लोगा, हम कयान काजमी को तुम्हारे हवाले करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। कयान कासमी भी सबको एक नज़र देखता, ऑफिसर्स को सलूट करता, उनके पास से होता हुआ रस्सी क्रॉस कर गया। कयान कासमी को अपनी तरफ आता देख लोकी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। ओह, कयान काजमी तो तुम हो, वो बहादुर ऑफिसर जिसने मेरे बेटे को मारा है। ये कहते लोका की एक आंख नजर आती हुई सुर्ख हो रही थी, लेकिन कयान की आंखों में खौफ नहीं था। कयान की आंखों में अपनी मौत का खौफ न देखकर लोका को गुस्सा आया था। आई लाइक इट कयान काजमी, आई लाइक इट। लोका ने आगे बढ़ते कयान कासमी के मुंह पर मुक्का मारा था और वो लहरा कर नीचे गिरा था। फिर लोका के इशारा करने पर एक आदमी ने कयान कासमी को पकड़कर उसके हाथ बांधे और उससे घुटने के बल बिठाया था। कयान कासमी के चेहरे पर मुक्का पड़ने से नाक से खून निकलने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। कयान लोका की आंखों में देखते आंखें डाले चैलेंजिंग अंदाज से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए देख रहा था। कयान की आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। ये देख लोका का गुस्सा हाई हुआ था। तुम जानते हो कयान काजमी, जब तेरी बीवी विल को मारने लगा था ना, उसकी आंखों में भी ऐसी ही बेवकूफ़ी थी जो मुझे ज़रा पसंद नहीं आई थी। एन का सुनते कयान ने गुस्से से लोका को देखा कि वो बेबस था, और ये सब वहां खड़े ऑफिसर्स पे धमाका था कि कयान की बीवी ही विल है। और पता है उसकी आंखों में खौफ कब आया था? जब मैंने उसका बच्चा मारा था। कयान ने पहले तो समझने की कोशिश की कि ये कह क्या रहा है, लेकिन जब बात समझ में आई तो उससे बेयकीनी से लोका को देखा। कयान के सर पर पहाड़ गिरे थे। बच्चा? कयान बड़बड़ाया था। हाँ, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया नहीं था कि वो माँ बनने वाली है।
जब मैंने उसका बच्चा मारने लगा था ना, बेचारी, पहली दफा मैंने उसकी आंखों में खौफ देखा था और वो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाई थी। कयान ने गर्व से अपनी आंखें बंद की थी और अपनी आंखों के सामने वो मंजर लहराए थे। जवैन उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मैंने आपसे बात करनी है आन, एक खुशी की खबर है। उसके सामने कई ऐसे मंजर थे जब एन ने उसे बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। कयान ने अपनी सुर्ख होती आंखें खोली। तेरी तो तूने मेरा बच्चा मार दिया है। कयान ने उठने की कोशिश की, लेकिन घुटनों के बल बैठे होने की वजह से उठने में मुश्किल हुई थी। इससे पहले कि उठता, लोका ने एक जोरदार मुक्का उसे मारा था कि वो दोबारा से जमीन पर ऊंधे मुंह गिरा था। कयान ने पलटकर सुर्ख होती आंखों से लोका को देखा, जैसे अभी उसका कत्ल कर देगा। सब लोग अब उसका तमाशा देख रहे थे। सुनो सुनो, सब सुनो। लोका ने सबको अपनी तरफ तवज्जो करना चाहा। सब ऑफिसर्स कब से तमाशा देख रहे थे और कयान को इस हालत में देख रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी टीम तैयार थी, लेकिन लोका के पास उस कौम का मुस्तकबिल था। जो होप से बैठे सबको देख रहे थे, वो उनकी जानों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। मैं तुम लोगों के मसीहा कयान काज़मी को सबके सामने इबरतनाक मौत दूंगा कि तुम लोग आइंदा लोका के नाम से भी कांपोगे, और सबसे पहले करेंगे मेरे आदमी हाथ साफ, ताकि कयान काज़मी पल पल मौत मांगे। उसके बाद मैं ऐसी मौत दूंगा कि इसकी रूह भी कांप जाएगी। लोका ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो वो आदमी कयान की तरफ आया। कयान ने अपनी आंखें बंद करके खुद को तैयार किया और एक ही लफ्ज़ मुंह से निकला था, एन। इससे पहले कि वो आदमी कयान को हाथ लगा था, एक सरसराती हुई गोली आई और उस आदमी के दिमाग के आर पार हुई थी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर, कौन है वो, अनजान है कोई। एविल की आवाज़ वहाँ गूंजी थी, जो वहाँ के लोगों पे सख्ता तारी कर चुकी थी। अगर किसी ने मेरे आन को हाथ लगाने की कोशिश भी की, तो ऐसी मौत दूंगी कि दुनिया याद रखेगी। एन की सर्द आवाज़ वहाँ के कुछ लोगों के लिए सुकून, कुछ लोगों के लिए धमाका थी। सब पुलिस वालों ने किंग और लोका ने एन की तरफ देखा, जहाँ 200 आदमियों के बीचों बीच वो अकेली ईविल खड़ी थी। फुल ब्लैक ड्रेस पहने, मास्क पहने, लोगों के दिलों में खौफ और कयान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। और फिर वहाँ गोलियों की तरतराहट पैदा हुई थी। जावियार, अमान, मीर, सब उनकी टीम वहाँ खड़े लोका के लोगों को मार रहे थे और पुलिस वाले मौका देखकर स्टूडेंट्स को निकाल रहे थे। एविल जल्दी से कयान के पास गई और गुस्से भरी नजरों से कयान को देखा। कयान तो बस अपनी एन को देख रहा था। तुम जिंदा कैसे हो? लोका का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था, वो एविल को मार दे। ये बहुत जल्द तुमको बताऊंगी कि मैं जिंदा कैसे हुई, और बहुत जल्द तुम्हारा टाइम आने वाला है मेरे हाथों, मौत का। एविल की सर्द आवाज में दी गई धमकी में कुछ ऐसा था कि लोका का भी एक दफा माथे पे पसीना आया था। अमान तो शहबाज को किंग के रूप में देखकर हैरान हुआ। तो तो इसका मतलब लारेब ने इसे ही देखा था, इसीलिए वो वैसा रिएक्ट कर रही थी। अमान के बदले की आग भड़की थी, लेकिन इस वक्त वो खामोश था, सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था। मैं लौट आई हूँ और मैं कहर बन के लौटी हूँ, और ये कहर जब तक तुम पे बरसेगा नहीं, ना तुम्हें सुकून आएगा, ना ही मुझे सुकून आएगा। जा, भाग जा यहाँ से, वरना मेरा जब्त खत्म हो जाएगा। एविल लोका को मौका देते हुए उसे धमकी देने लगी। किंग और लोका तो मौका पाते वहां से फरार हुए थे, क्योंकि उनके 100 आदमी एविल की टीम के 200 आदमियों के आगे टिक नहीं रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। तो जिससा एविल दोनों हाथों में गन्स लिए वहां लोका के आदमियों के पीछे उड़ा रही थी। कयान के साथ साथ पुलिस वालों की भी आंखें फैली थीं, और फिर वहां लोका के आदमियों की लाशें ही लाशें थीं। कयान अभी भी वहां ही बैठा एन को देख रहा था। एन पलटी और गुस्से से कयान के पास आई और उसके बालों को जकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया। कयान ने एक साइड स्माइल से एन को देखा, जैसे कह रहा हो, कहा था ना आओगी। और ये स्माइल एन के अंदर जलती हुई आग पर तेल का काम कर गई। मैंने कहा था आपको, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आपकी जान खतरे में हो। ऑफिसर सबने एएसपी कयान काज़मी के साथ ऐसा होते देख आगे बढ़ने लगे। केवल ने जिन नसूस से पुलिस वालों को देखकर हाथ बढ़ाकर रोका था, पुलिस वालों की हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि एक कदम भी आगे बढ़कर कयान काज़मी के पास जा सके। ये एविल का जुनून, एविल का इश्क है। कयान काज़मी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दोनों के बीच आ सके। एविल ने गुस्से भरी नसों से पुलिस वालों को देखा तो पुलिस वालों ने अपने कदम पीछे कर लिए। मैंने भी कहा था कि तुम आओगी एन, और जरूर आओगी।
और देखो तुम्हारा दीदार नसीब हो गया, आन की जान। कयान अब भी सुकून से बोला था। और तुमने मुझसे मेरे बच्चे वाली बात छुपाकर अच्छा नहीं किया। कयान ने हफीज से बोला। एन उसकी बात इग्नोर करते कयान के बाल छोड़े, कयान के हाथों की रस्सी काटी और जाने के लिए मुड़ी। इससे पहले कि एन वहां से जाती, कयान ने एन का हाथ पकड़ लिया। मत जाओ एन, अब मत जाओ मुझे छोड़कर। एन ने एक नजर कयान को देखा और अपना हाथ छुड़वा लिया। मेरी बच्ची मेरा घर में इंतजार कर रही है। बच्ची? कयान को तो आज दूसरा सदमा लगा था। इतने में मीर एन के पास आया। चलो एन चलते हैं। चलो मीर। कयान ने गुस्से से मीर की तरफ देखा। मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ। एन ने वहां खड़े एक एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए और उनके वालिदैन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कैमरा अभी भी ये न्यूज़ चला रहे थे। सारा सीन न्यूज़ पे चला था। माला और नूर तो एन को इस रूप में वापस आते थे खुश हुई थी और एन ने कयान को बचा लिया। चलो माला, अब तुम तैयार हो जाओ, जावेद भाई आने वाले होंगे। हाँ चलो। वो दोनों भी खुश हुई उठकर चली गई। मैं वादा करती हूँ, ये जो लोका है ना, यहाँ दहशत फैलाने आया था। 3 दिन, 3 दिन के अंदर अंदर इसका सर, 3 दिन के बाद न्यूज़ में शो होगा कि चौक के बीचों बीच उस शैतान का सर लटका होगा। और अगर मैं वादा पूरा ना कर सकी तो मेरा नाम भी इविल नहीं। और इविल जो वादा पूरा ना करे, उससे अच्छा इविल मर जाए। इविल की सर्द आवाज में किया गया वादा वहां खड़े सब लोगों के रोंगटे खड़े कर गया था। ये कहकर इविल जाने लगी। एन मत जाओ प्लीज। एएसपी कयान कासमी, यहाँ पर्सनल बातें नहीं चल रही। बात करनी है तो घर आ जाओ। एन गुस्से से कहती जाने लगी। और अगर हम तुम्हें यहाँ से ना जाने दें तो? अब की बार पुलिस ऑफिसर से इविल को रोका तो इविल ने नफी में सह हिलाया। क्यों मेरा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो ऑफिसर्स? मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे सालों से ढूंढ रहे हो, लेकिन आज तुम लोगों के सामने हूँ मैं। लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पुलिस वाले उसकी बात सुनते गुस्से से लपेटे थे। तुम्हारे खिलाफ सबूत है इविल, तुमने लोका के आदमी को मारा है। तुम लोग जब चूड़ियां पहन के बैठोगे तो इविल को तो आना होता ना, अपने एएसपी को बचाने और कौम का मुस्तकबिल बचाने। इविल ने एक आंख विंक करते हुए कयान को देखा तो कयान हड़बड़ा गया। आइंदा मुझे रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये देख रहे हो मेरी टीम, पल भर में उड़नछू हो जाएगी, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आए बड़े पुलिस वाले। एन ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसकी नज़र मीडिया वालों पर गई जो धड़ाधड़ इविल और पुलिस वालों की तस्वीरें और मूवी बना रहे थे। जिस कैमरामैन पर इविल की नज़र थी वो तो इविल को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर एक पल को डर गया था। मीर, इस आदमी से सारी मूवी लेकर मुझे दो ताकि मैं अपने बच्चों को दिखा सकूं कि मैंने उनके पापा को दहशतगर्दों से बचाया था। एन की इस तरह बेबाकी से कहने पर पुलिस भी हड़बड़ाई थी और कयान ने शौक नजरों से अपनी एन को देखा था। कयान ने अब एन को रोका नहीं था क्योंकि एन ने खुद कहा था कि घर आने को, इसलिए अब वो एन की घर ही जाएगा। और हमारे मीर का क्या था, वो तो जाते हुए अपने आदमी को इशारा कर गया था और मूवी वाले को उठाकर अपने साथ ले आए थे। पुलिस वाले बस मुंह ही देखते रह गए थे। उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ था। जाविया और अमान तो घर जा रहे थे कि नूर की कॉल आई थी। अमान, सब रेडी है, सावियार भाई को भी अच्छा सा तैयार करवा के लाना। मैं कैसे तैयार करवाऊं? अमान हल्के से बोला। हमें नहीं पता, जैसे मर्जी। ओके बाय। इससे पहले कि अमान बोलता नूर कॉल काट चुकी थी। नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, वो जिंदा कैसे है? लोका किंग महल आते ही हॉल में बड़ी चीजें उठा उठा कर पटक रहा था। वो जिंदा कैसे है? मैंने अपने इन हाथों से उसे मारा था और आज फिर वो मौत को हराकर मुझे हराने आई थी और हराकर चली भी गई। लोका का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था जबकि किंग तो खामोश था। वो तो हैरान था कि इतना जख्मी होने के बावजूद वो जिंदा कैसे है। और साली ऊपर से मुझे धमकी दे रही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो छोड़ूंगा नहीं। अब तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूं। लेकिन कहते हैं ना कि ये टाइम हर पल हर किसी का साथ नहीं देता, कभी किसी का तो कभी किसी का होता है। और अब टाइम था एविल के बदला लेने का, और अब टाइम है एविल के जुनून का। अब टाइम है एविल का। एन घर गई तो जाते ही फ्रेश होकर मीरम को पकड़ा। मीरम मेरा बच्चा, मामा को याद किया? एन ने चटाचट मीरम के गाल चूमकर उससे सवाल करने लगी थी। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड आज मुझसे मिले थे और बहुत जल्द वो यहाँ होंगे, मैं जानती हूँ। वो मुझे मनाने ज़रूर आएंगे और फिर तुम्हें भी देखेंगे और तुम अपने डैडा को देखकर खुश होगी। मैं भी तुम्हारे डैडा को बहुत मिस करती हूँ और नाराज़ भी हूँ तुम्हारे डैडा से। तुम जानती हो
तुम्हारे डैडा पागल हैं। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तुम्हारे डैडा को कुछ हो जाता, लेकिन तुम्हारी मामा है ना, तुम्हारे डैडा को कुछ नहीं होने देंगी। चलो, तुम्हारी मामा थक गई हैं, सोते हैं। मीरम तो बस टुकर टुकर अपने बाप के बारे में सुन रही थी। फिर रहन मीरम को सीने से लगाती सो गई। दूसरी तरफ माला ने कमरा फुल तैयार करवाया था। साव्यार आने ही वाला था। साव्यार अब तक आ चुका होता, लेकिन अमान ने उसे फ्रेश होकर कमरे में जाने का कहा था। उसे समझ तो नहीं आई कि अमान ऐसा क्यों कह रहा है। पहले तो वो अमान की बात सुनकर शक की नज़र से देखकर कि फिर तो कहीं कोई कांड नहीं करे, लेकिन फिर अमान की बात सुनते वो दूसरे कमरे में फ्रेश होने चला गया। और कमरे में माला का दिल धक धक कर रहा था। वो तैयार तो हो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी सावी उस मोनसे की कुरपट को कैसे बर्दाश्त करेगी। उसका दिल ऐसा है जैसे पस्सियां तोड़कर बाहर आ जाएगा, लेकिन वो हिम्मत कर चुकी थी, अब पीछे नहीं हट सकती थी। माला ने खुद को आखिरी मेकअप टच देकर खुद को शीशे में देखा, जहाँ उससे सुर्ख रंग की साड़ी पहनी थी, स्लीवलेस साड़ी, डीप गला, जिससे वो आज अपनी तमाम रागनाइयाँ दिखाते। आज साव्यार को चारों शाने चित करने वाली थी। बैग पर सिर्फ 3 डोरियां थीं, बाकी पूरी कमर खाली थी। उन 3 डोरियों पर माला की साड़ी का ब्लाउज चिपका था। सुर्ख कलर की लिपस्टिक, सुनहरी बाल, जिन पे साव्यार आशिक था, वो खुले छोड़ रखे थे। एक दफ़ा तो खुद को देखकर खुद ही शर्मा गई। माला भी काफ़ी बोल्ड अंदाज में आज अपने सावी को मनाने का इरादा रखती थी। अगर साव्यार रोमांटिक था, तो उसका भालू कौन सा किसी से कम था। जावियार ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, एक पल को तो वो सागित रह गया था। पूरे कमरे में अंधेरा था, बस वहाँ रोशनी थी तो मोमबत्तियों की, जो कि माहौल को कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक बना रही थी। वो कमरे से आती गुलाबों की फूलों की खुशबू सावियार की आवाज़ मुअत्तल कर रही थी। वो आगे बढ़ा, जहाँ जहाँ उससे कदम रखे थे, वहाँ वहाँ फूल थे। सारे कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन जिसको होना चाहिए था वो नहीं थी। एकदम रूम में सॉन्ग की आवाज़ आई थी और ज़ावियार को अपनी कमर पर नर्म और मुलायम उंगलियों का लम्स पाकर ज़ावियार का दिल रुका था। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। माला ज़ावियार की कमर पर अपने लब रखते अपनी उंगलियों से हरकत करती। अगले बंदे का सांस रुक गई। तड़प दिल की हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। माला ज़ावियार के आगे आते उसकी आंखों में आंखें डालकर गाने के साथ बोलने लगी। और ज़ावियार तो उसका हुस्न देख पागल हो रहा था। उसके डीप गले से छलकती रानाइयाँ ज़ावियार ने अपने लबों पर जुबान फेरी, लेकिन ज़ावियार भी नखरा करते जल्दी से आंखें फेर चुका था, ताकि वो उसके जज्बात पढ़ न सके। अभी वो माला को मज़ीद आगे बढ़ने देना चाहता था। तुमसे ये कहना है कि ये शाम हमें दे दो, कुछ भी खता कर लो, इल्ज़ाम हमें दे दो। माला उसका कॉलर पकड़ते अपने करीब करती, उसके लबों पर हल्का सा टच करते जल्दी से पीछे हुई। तुम रात भर मेरी बाहों में खो जाओ, बस मेरे हो जाओ, ये जो रात संग जी ले तो जिंदगी भर न भूल पाओगे। साव्यार ने माला की साड़ी का पल्लू पकड़ते अपनी तरफ खींचा, तो वो खींचते हुए साव्यार के सीने से लगी थी। उसकी कमर जो सारी ही खाली थी नजर आ रही थी। सफ़ेद कमर देखकर साव्यार के सीने के अंदर जज्बात उभरने लगे थे। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे, होंठों से होंठों की शबनम चुरा लो तुम। ये कहते माला ने सावी के होंठों पर अपने होंठ रखे थे। इस साव्यार की बस हुई थी। वो भी शिद्दत से माला के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लिए पागल हो चुका था। इस रात में जल जल के हर आग बुझा लो तुम। माला साव्यार को धक्का देती पीछे होती खुमार आलूद आंखों से उसे देखते गहरे गहरे सांस लेने लगी। जिस्म प्यासा है, बारिश जरा कर दो। माला दोबारा से साव्यार के पास आती उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। साव्यार ने माला के हाथों को पकड़ लिया। मत करो भालू, आज रात जो क़यामत आएगी तुम्हारे वजूद पर, और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। साव्यार ने सब से कहा, ख्वाहिश मेरी समझो, ये दिल की बात, हमको यकीन है धीरे धीरे तुम मान जाओगे। आज रात माला तुम्हारे प्यार में चल जाना चाहती है सावी। ये कहते माला ने साव्यार के भरना सीने पे अपने लब रखे थे। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे, तड़प दिल की हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। माला बेड के पास जाती साव्यार को हाथों से इशारा करके अपने करीब बुलाने लगी। साव्यार की हद यहाँ तक थी, उससे माला को खींचकर अपने करीब किया और पूरी शिद्दत से दोबारा से उसके होंठों पर झुका था, जबकि माला तो उससे गर्दन में बाहें डाले उसका साथ देने लगी थी। माला पीछे हुई थी,
गहरी गहरी सांस लेने लगी। जावियार ने अपना चाकू निकाला, जिसे देख माला पहले तो हैरान हुई और जावियार को देखने लगी। लेकिन जावियार जिन नजरों से माला को देख रहा था, एक पल को तो माला लाल अंगारा हुई थी। जावियार ने साड़ी का पल्लू पकड़कर नीचे गिरा दिया था और पल्लू नीचे गिरा था। बस सामने माला एक ब्लाउज में खड़ी थी। माला तो सावी की जानलेवा कुर्बत का सोचकर ही खुद को तैयार करने लगी। सावी। जी जावी की जान। जावियार का बस नहीं चल रहा था, अब उसके होंठों को खा ही जाए। जावियार दोबारा से उसके होंठों पर झुकता और अपना चाकू माला की कमर पर ले जाते। जावियार ने पहली डोरी काटी थी। माला ने सख्ती से जावियार के कंधे को पकड़ा था और होंठों को अपनी गिरफ्त में लेते ही जावियार ने माला की बैक पर बंधी तीनों डोरियां काट दी थीं। माला ने जावियार के सीने में अपना आप छुपाना चाहा, लेकिन सावी ने ऐसा नहीं करने दिया। ब्लाउज अब बस कंधों पर ही लटक रहा था, वरना माला जरा सा भी हिलती तो ब्लाउज साव्या के कदमों में होता। तुम इतना हॉट ड्रेस पहनकर मुझसे दूर क्यों जा रही हो मेरी जान? अभी तो तुम्हें मेरे सालों की तड़प, मेरी सारी थकावट अपने इस नाजुक वजूद में समेटनी है। आज तुम मुझ चलकर मेरे पास आई हो। मुझे आज हरगिज देर बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम्हारे वजूद पे जो साड़ी, आज हम एक दूसरे का लिबास बनेंगे। ये कहते ही साव्या ने मालो को अपने बाजू में उठाते बेड पर ले गया और उल्टा लिटा दिया। जावियार मदहोश होता उसकी सफ़ेद कमर पर झुका था, जो कि किसी भी रुकावट से पाक थी, बेदाग थी। और माला तो लंबे लंबे सांस लेने लगी। ओह भालू, तुम तो बहुत मीठी हो। वो उसकी कमर पर अपनी शिद्दतें दिखाने लगा। सावी। एक सिसकी माला की मुंह से निकली थी। नहीं माला, ये खेल तुमने खुद खेला है और अब इसे खत्म मैं करूंगा। तुम्हारे जिस्म पर कयामत तोड़ूंगा। तुम्हारा पोर पोर अपने लम्स से मैं खा दूंगा कि तुम्हारी सांसों से मेरी सांसों की खुशबू आए। माला सीधी होती खुद को साव्या के सीने में छुपा गई। माला डार्लिंग, मेरी आंखों में देखो। अगर इधर उधर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए फिर से माला के होंठ पर झुका था। जावियार होंठों से जुदा होकर उसके गर्दन को चूमने लगा और उसकी गर्दन से होता उसके कंधों से ब्लाउज हटाकर अपना भीगा लम्स छोड़ने लगा। जावियार ने उसका ब्लाउज भी उसके सीने से जुदा किया था और उसके सीने को देख तो बस एक ही लफ्ज मुंह से निकला था। हॉट। जावियार ये कहते अपने होंठों पर जुबान फेरी। माला तो शर्म के मारे नसें झुका गई थी। जावियार माला के सीने पे झुकता अपनी शिद्दतें दिखाने लगा कि माला सिसक पड़ी थी। फिर जावियार ने आहिस्ता आहिस्ता सारे पर्दे गिरा दिए। माला को अपने आप को छुपाने पर मजबूर कर दिया था। अब सिर्फ माला थी, उसकी सिसकियां थी और जावियार का जुनून था। सारी रात माला उस मॉन्स्टर का जुनूनी प्यार अपने नाजुक वजूद पर सहती रही थी। सुबह जावियार की आँख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। माला को देखा, वो मीठे मीठे मेकअप के साथ अपनी भरपूर रानाइयों समेत उसके साथ चिपकी सोई हुई थी। जावियार ने उसके बिखरे सराबे को देखा और दांतों तले लब दबाए। माला के जिस्म का एक एक हिस्सा रात की शिद्दत की गवाही दे रहा था। वो दोबारा से खुमार आलूदा आंखों से देखते सोते ही उसके लबों पर झुका था और माला अपना सांस बंद होता महसूस करते जल्दी से उठी, लेकिन अपने ऊपर जावियार को लेटा देख भुखला गई। जावियार ने मुस्कुराकर माला को देखा। माला तो जावियार की रगों में सुकून बन के दौड़ने लगी थी। कल रात जावियार माला को अपनी बाहों में लेता सारे जहां का रंग और सुकून अपनी बाहों में समाता हुआ महसूस किया था। उसका दिल था कि अभी तक माला की गुर्बत से भरा नहीं था। जावी। माला ने शर्माते हुए जावियार का नाम लिया। जी जावी की जान। मैंने तुम्हें अपना आप सौंपा है, तो तुम अब लैला से शादी नहीं करोगे ना? जावियार उसकी बात सुनता मुस्कुराया था। शादी तो आज ही होगी। चलो उठो, तैयारी करनी है। वो संजीदा लहजे में कहता उठकर बगैर उसकी बात सुने वॉशरूम में चला गया। माला तो बेयकीन नजरों से वॉशरूम का बंद दरवाज़ा देख रही थी। सुबह नाश्ते के टाइम नाइला आज बहुत दिनों बाद बाहर आई थी। कयान अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ था। मामा, आज आप यहाँ? क्यों बेटा, मैं बाहर नहीं आ सकती? मैंने सोचा मेरा बेटा रोज़ अकेले ही नाश्ता करता है, तो आज मैं अपने बेटे के साथ कर लूँ। जी जी मामा, आए बैठे। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है। क्या? नाइला ने कयान की प्लेट में पराठा रखते हुए बोला। आपकी लाडली मिल गई है मुझे। क्या वाकई? नाइला खुशी से बोली। तो लेकर क्यों नहीं आए मेरी बेटी को? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? नाइला बेचैनी से पूछने लगी। मामा वो ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, वो आपकी लाडली आपके बेटे से नाराज है। तो मुझे मिलवाओ ना, मैं खुद ले आऊंगी। मुझसे तो नहीं रहा जा रहा।
उसके बगैर? मामा रिलैक्स, मैं उसे मनाकर खुद ले आऊंगा, बस कुछ दिन और इंतजार करें। हाँ, तुम ले आओ, फिर हम दोनों ही तुमसे नाराज होंगे। जी मामा, आपका हुक्म सर आंखों पर। नायला भी मुस्कुराती नाश्ता करने लगी।